नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सकारात्मक सोच की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ये देखती है कि हमारी सोच कैसे हमारी असल जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। इसका एक सेंट्रल आइडिया है, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है पर गहरा है। हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। बहुत गहरी बात है। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जरा सी परेशानी से, छोटी सी असफलता से बिल्कुल टूट जाते हैं। हाँ, जबकि कुछ दूसरे लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का न सिर्फ सामना करते हैं बल्कि उनमें से मौके भी निकाल लेते हैं। सही। ये अंतर दिखता है हमें आसपास। बिल्कुल। तो स्रोत का इशारा साफ है कि जो फर्क है ना वो उनकी सोच में है। सकारात्मक रवैया ही अक्सर वो लाइन बन जाता है सफलता और बस काम चलाने के बीच। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। हाँ, ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग असल में जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। हाँ। हम मौकों को कैसे देखते हैं, पहचानते हैं और मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। हमारा नजरिया वो लेंस है जिससे हम दुनिया देखते हैं और वही लेंस तय करता है कि हमें क्या दिखेगा और उतना ही जरूरी क्या नहीं दिखेगा। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना ही आप कह सकती हैं बदलाव का पहला स्टेप है। तो ठीक है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले उस चीज को देखते हैं जो हमें अक्सर पीछे खींचती है, नेगेटिव सोच। हाँ, नकारात्मकता। स्रोत इसे एक मानसिक कैद की तरह बताता है। ये वो आवाज है जो मन में फुसफुसाती रहती है, तुमसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत रिस्क है, तुम्हारे पास तो साधन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल वही। इस तरह के विचार, जैसा कि सामग्री बताती है, ये सिर्फ हमें बुरा महसूस नहीं कराते। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, ये असल में डर और शक पैदा करके हमें कोई कदम उठाने से ही रोक देते हैं। एक तरह की अदृश्य बेड़ियां बन जाती हैं। यहाँ पर यह समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये कैद असल में काम कैसे करती है। साइकोलॉजिकली देखें तो जब हम नेगेटिव फ्रेम में होते हैं ना, तो हमारा ध्यान एकदम सिकुड़ जाता है। इसे कभी कभी थ्रेट रिजिडिटी भी कहते हैं, मतलब खतरे की स्थिति में सोच का जम जाना। अच्छा। हमारा दिमाग क्या करता है, वो संभावित खतरों, रुकावटों और कमियों पर फोकस करने लगता है। ये एक तरह का बचाव का तरीका है, सर्वाइवल मैकेनिज्म। लेकिन रोज की जिंदगी में? हाँ, वही दिक्कत है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमें मौकों और समाधानों के प्रति लगभग अंधा बना देता है। जो चीजें मुमकिन हो सकती हैं वो हमें दिखती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या गड़बड़ हो सकती है। और ये एक साइकिल बन जाता है ना, मतलब नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव नतीजे आने की संभावना बढ़ी। बिल्कुल। और फिर वो नतीजे हमारी उस नेगेटिव सोच को और पक्का कर देते हैं कि हाँ देखा, मैंने तो कहा ही था ये काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह है, स्वतः पूरी होने वाली भविष्यवाणी। सोच ने व्यवहार बदला, व्यवहार ने नतीजा बदला और नतीजे ने फिर सोच को कंफर्म कर दिया। एग्जैक्टली। तो इस चक्र को तोड़ना जरूरी है। बहुत जरूरी। और यहीं पर बिल्कुल इसी मोड़ पर सकारात्मक सोच की भूमिका आती है। हाँ, तो अब आते हैं इसके उलट। नेगेटिव सोच के इस जाल के सामने पॉजिटिव सोच क्या करती है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये हमारे दिमाग को संभावनाओं के लिए खोल देती है। हाँ। जब कोई सोचता है मैं इसे कर सकता हूँ या कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, तो ये सिर्फ खोखला आशावाद नहीं है। सामग्री के अनुसार इस सोच के साथ दिमाग एक्टिवली, सक्रिय रूप से समाधान ढूंढने लगता है। बिल्कुल, एक्शन मोड में आ जाता है। हाँ, ये मानसिकता व्यक्ति को रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव यानी सक्रिय बनाती है। और इसके पीछे की जो क्रियाविधि है वो भी समझने लायक है। जब हम मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता अपनाते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर्स हैं ना, उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अच्छा। हमारा ध्यान रुकावटों से हटकर संभावनाओं और समाधानों पर चला जाता है। एक थ्योरी है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। वो यही कहती है कि पॉजिटिव भावनाएं हमारे ध्यान और सोच के दायरे को फैलाती हैं। इससे हम नए आइडियाज, नए एक्शन, नए रिश्ते बनाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो ये सिर्फ बेहतर महसूस करना नहीं है, ये बेहतर सोचना है। राइट। हम उन रिसोर्सेस और रास्तों को पहचानने लगते हैं जिन्हें नेगेटिविटी की धुन में हम शायद देख ही नहीं पाते। ये तो हुई सोच की ताकत की बात, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे अपनाया कैसे जाए। हाँ,
प्रैक्टिकल बात। खासकर तब जब मान लीजिए किसी को नेगेटिव सोचने की आदत सी पड़ गई हो। क्या ये सिर्फ विल पावर, इच्छा शक्ति का खेल है या कोई ठोस तरीके हैं? नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति से शायद बात न बने। हाँ, यहाँ पर एक्शनेबल एडवाइस है। इसने 5 मुख्य रणनीतियां बताई हैं। पहली है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हाँ, कृतज्ञता। स्रोत का सुझाव है कि रोज सुबह या रात को बस 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए हम आभारी हैं। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ये तो। लगता सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, जब हम जानबूझकर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं, तो हम अपने दिमाग को कमी वाली सोच से प्रचुरता वाली सोच की तरफ ट्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा। ये दिमाग के केमिकल्स पर भी काम करता है। डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके मूड अच्छा करता है। और ये जो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, नेगेटिविटी की तरफ झुकने की, जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हाँ, होती है। ये उसको काउंटर करने का, उसका मुकाबला करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये बात तो है, अक्सर हम अच्छी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी विधि जो स्रोत बताता है वो है सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग, यानी एफर्मेशंस। एफर्मेशंस, हाँ। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मुश्किलों का सामना कर सकती हूँ, मैं हर दिन सीख रही हूँ और बेहतर बन रही हूँ। क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ खुद को दिलासा देना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एफर्मेशंस का असर इस बात पे निर्भर करता है कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ तोते की तरह वाक्य दोहराना शायद काफी ना हो। स्रोत का जो इशारा है वो ये है कि ये वाक्य हमारे अंदर गहरे बैठे जो अवचेतन विश्वास है ना, हाँ, सबकॉन्शियस बिलीफ्स, बिल्कुल, उनको धीरे धीरे बदलने का एक टूल है। जब हम लगातार और एहसास के साथ पॉजिटिव वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में बने हों उनको दोहराते हैं, भावना के साथ। हाँ, भावना के साथ, तो हम अपने सबकॉन्शियस मन को जैसे नए निर्देश दे रहे होते हैं। इसे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से भी जोड़ सकते हैं। दिमाग के रास्ते लगातार इस्तेमाल से मजबूत होते हैं। तो एफर्मेशंस जब विश्वास और भावना के साथ किए जाएं, तो वो नेगेटिव सेल्फ टॉक के पैटर्न को तोड़कर नए, ज्यादा मजबूत बनाने वाले मानसिक रास्ते बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है शायद। पेंच ये है कि वो यथार्थवादी और विश्वसनीय लगने चाहिए। अगर कोई कहे मैं कभी फेल नहीं होता, तो शायद दिमाग उसे मानेगा नहीं। हाँ, ये तो मुश्किल है। लेकिन अगर कोई कहे मैं असफलता से सीखकर आगे बढ़ सकता हूं, तो ये ज्यादा असरदार हो सकता है। ये एक जरूरी बारीकी है। अच्छा, तीसरा तरीका है सही संगति, मतलब ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो आशावादी हों, पॉजिटिव हों। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि उनके नजरिया और उनकी एनर्जी का हम पर गहरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल सच है। हम सामाजिक प्राणी हैं और इमोशनल कंटेजन या भावनात्मक संक्रमण एक रियल चीज है। अच्छा, कैसे? हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और उनके सोचने के तरीकों को अपनाने लगते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, निराशावादी हैं या हर चीज में कमी निकालते हैं, तो वो नेगेटिविटी हम पे भी असर करती है। बिल्कुल, आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। इसके उलट पॉजिटिव, उत्साहित और समाधान ढूंढने वाले लोगों के साथ रहने से आपकी अपनी एनर्जी और सोच पर पॉजिटिव असर पड़ता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ऐसे लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं, नए नजरिए दे सकते हैं और आपकी काबिलियत में आपकी विश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। तो अपनी संगति चुनना एक तरह से अपने मानसिक माहौल को कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को क्यूरेट करना। और ये अगले पॉइंट से जुड़ता है, माइंड फीड कंट्रोल। स्रोत इससे 5वां तरीका बताता है, लेकिन ये संगति वाले आइडिया से काफी मिलता जुलता लगता है मुझे। हाँ, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि हम किस तरह की जानकारी या सामग्री कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया, किताबें, न्यूज़, बातचीत, उस पर ध्यान देना, सोच समझ कर चुनना। हाँ, ये दोनों पॉइंट मिलकर हमारे बाहरी और आंतरिक सूचना के माहौल को बनाते हैं। माइंड फीड कंट्रोल का मतलब है जानबूझकर ऐसी सामग्री चुनना जो प्रेरणा दे, ज्ञान बढ़ाए और हमें ऊपर उठाए, बजाय ऐसी चीजों के जो हमें टेंशन दें या गुस्सा दिलाएं या अपर्याप्त महसूस कराएं। बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में तो ये खास तौर पर जरूरी है, जहां हम पर सूचनाओं की बमबारी होती रहती है हर तरफ से। हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किसे सुनते हैं, ये सब हमारे विचारों और भावनाओं के बीज बोते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव खबरें या निराशाजनक सोशल मीडिया फीड देख रहे हैं, तो पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। इसके उलट प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना या कुछ क्रिएटिव देखना आपके दिमाग को संभावनाओं और समाधानों की ओर ले जा सकता है। ये बिल्कुल अपने मानसिक आहार को कंट्रोल करने जैसा है।
सही कहा, मानसिक आहार। अच्छा, और चौथा तरीका जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला हो सकता है, वो है असफलता को एक सीख समझना। स्रोत इसे हार मानने के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखने की सलाह देता है। जब कुछ प्लान के मुताबिक ना हो तो खुद को कोसने या हार मानने के बजाय ये पूछना कि मैंने इससे क्या सीखा। ये मानसिकता में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव। इसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। जब हम फेलियर को अपनी पहचान या अपनी काबिलियत का सबूत मानने के बजाय सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, तो डर कम हो जाता है। हाँ, तो हम डर के बजाय जिज्ञासा के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हमें ज्यादा लचीला बनाता है, रेजिलिएंट बनाता है। हर असफलता एक जानकारी बन जाती है। ये बताती है कि क्या काम नहीं करता या किस चीज को अलग तरीके से करने की जरूरत है। अच्छा, ये हमें प्रयोग करने, नए रिस्क लेने और आखिर में ज्यादा सफल होने की गुंजाइश देता है, क्योंकि हम कोशिश करना बंद नहीं करते। ये समझना कि असफलता अंत नहीं है बल्कि रास्ते का एक मोड़ है, पॉजिटिव सोच बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन 5 तरीकों को देखें, कृतज्ञता, पॉजिटिव वाक्य, सही संगति, असफलता को सीख समझना और माइंड फीड कंट्रोल, ये सब मिलकर एक बड़ा शक्तिशाली टूलकिट बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ अलग-अलग ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मजबूत करती हैं। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सभी तरीके असल में हमारे ध्यान को कंट्रोल करने और हमारे अंदर की बातचीत को बदलने के बारे में है। कृतज्ञता ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले जाती है। एफर्मेशंस नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलते हैं। संगति और माइंड फीड कंट्रोल हमारे बाहरी और अंदरूनी सूचना के इनपुट को मैनेज करते हैं। और असफलता को देखने का नजरिया, हाँ, असफलता को फिर से परिभाषित करना हमें झटकों से उभरने और आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे दिमाग के सोचने के पैटर्न को रीवायर करने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव नजरिया ज्यादा नेचुरल और सहज बन जाता है। इस पूरी अवधारणा को समझाने के लिए स्रोत थॉमस एडिसन का एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला उदाहरण देता है। हाँ, क्लासिक उदाहरण है वो। बल्ब के आविष्कार के दौरान उनकी हजारों असफलताओं की कहानी तो हम सबने सुनी ही है। स्रोत बताता है कि जब उनसे उनकी लगातार असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब उनकी सोच को दिखाता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करेंगे। अद्भुत। ये एडिसन का कोटेशन कमाल का है और ये सीधे तौर पर उस चौथे पॉइंट से जुड़ता है, असफलता को सीख समझना। बिल्कुल। सोचिए, अगर उन्होंने हर कोशिश को एक हार के रूप में देखा होता तो शायद कुछ कोशिशों के बाद रुक जाते। हाँ, शायद दुनिया को बल्ब के लिए और इंतजार करना पड़ता। लेकिन उन्होंने इसे खोज के रूप में देखा, डिस्कवरी। हर असफल प्रयोग ने उन्हें जानकारी दी, उन्हें उनके लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचाया, भले ही वो रास्ता गलत साबित हुआ हो। ये दिखाता है कि कैसे हमारी व्याख्या, हमारी धारणा, हमारा परसेप्शन ही हमारी वास्तविकता बन जाती है। उनके लिए वो 10,000 कोशिशें विफलता नहीं थी, बल्कि सीखने का हिस्सा थी। हाँ, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा थी, डेटा पॉइंट्स थे। ये मानसिकता की हर नतीजा, चाहे वो उम्मीद के मुताबिक हो या ना हो, एक कीमती जानकारी है। यही इनोवेशन और दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की कुंजी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक ही सिचुएशन को 2 अलग-अलग लोग कितने अलग तरीके से देख सकते हैं और उसके कितने अलग मायने निकाल सकते हैं। हाँ, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? स्रोत का जो मुख्य निष्कर्ष है वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी हमारे विचारों का प्रतिबिंब है, एक आईने की तरह। बिल्कुल, जैसे आईने में वही दिखता है जो सामने हो। अगर हम लगातार नेगेटिविटी, कमी और डर के विचार रखेंगे तो हमारी जिंदगी में वही चीजें ज्यादा दिखेंगी, मैनिफेस्ट होंगी। और इसके विपरीत, अगर हम सचेत रूप से कॉन्शियसली अपनी सोच को पॉजिटिविटी, संभावना और समाधान की ओर मोड़ते हैं तो हम ना केवल बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि हम अलग तरह से काम करेंगे, अलग मौकों को देखेंगे और पहचानेंगे और अंततः अलग नतीजे पाएंगे। स्रोत का अंतिम संदेश यही लगता है, अगर सोच बदल जाएगी तो हालात भी बदल जाएंगे। वाह! ये हमें पैसिव विक्टिम होने के बजाय अपनी जिंदगी के अनुभवों को एक्टिवली आकार देने की ताकत देता है। बिल्कुल, ये कंट्रोल की भावना देता है कि हम अपने बाहरी हालातों के पूरी तरह गुलाम नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं और अपने नजरिए को चुन सकते हैं। ये एक बहुत सशक्त, एम्पावरिंग विचार है। निश्चित रूप से।
और स्रोत की इस गहरी समझ को ध्यान में रखते हुए एक विचार मन में आता है जिस पर शायद सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। हाँ। ये सीधे तौर पर सामग्री में नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद पर ही आधारित है। यदि ये सच है कि हमारे विचार पैटर्न हमारी वास्तविकता को इतना प्रभावित करते हैं, तो आज या इस हफ्ते कोई एक छोटा, बहुत स्पेसिफिक नकारात्मक विचार पैटर्न क्या है जिसे कोई व्यक्ति पहचान सकता है और सचेत रूप से उसे बदलने का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए, जब ट्रैफिक में फंसें तो झुंझलाने के बजाय उसे पॉडकास्ट सुनने या कुछ सोचने का मौका मानना। अच्छा। या जब कोई काम मुश्किल लगे तो ये तो हो ही नहीं सकता सोचने के बजाय ये पूछना कि अच्छा, इसे करने का सबसे पहला छोटा कदम क्या हो सकता है। एक छोटा बदलाव के नतीजों पर विचार करना मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प हो सकता है।